ओके जी, वी आर ऑलमोस्ट डन विथ आवर सेल वॉल इनहिबिटर्स। अब हम क्या करेंगे, बस हम ये हमारी 4 ड्रग्स रहती हैं, इनको हम पढ़ेंगे और हम टॉपिक हमारा डन हो जाएगा। अभी तक हमने सारे इंपॉर्टेंट जो सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं उनको कवर कर लिया है। तो स्टार्ट मैं करूँगी वैनकोमाइसिन से। अगर आप अपनी ड्रग्स को छोड़ने का सोच भी रहे हो तो आपने वैनकोमाइसिन को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ कि कौन से एमसीक्यू है जो कि पास्ट पेपर में आपसे रिलेटेड टू वैनकोमाइसिन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अभी के लिए अब हम स्टार्ट करेंगे वैनकोमाइसिन से। पहले इस चीज़ को अपना क्लियर कर लो कि मैंने आपको जितनी भी अभी तक पढ़ाए, सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, कार्बापेनम्स और मोनोबेक्टम, ये चारों के चारों क्या थे? ये थे आपके पास बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक, क्योंकि इनके पास एक रिंग थी जिसकी वजह से हमने इनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहा था। ये जो आपकी ड्रग्स हैं ना, जो यहाँ हमने अलग से लिखी हुई हैं, ये चारों के चारों बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, इनको मिक्स नहीं करना है। हैं ये सब के सब सेल वॉल इनहिबिटर, ये पूरा पार्ट है, ये पूरा सेल वॉल इनहिबिटर्स का है। लेकिन ये जो मैंने बॉक्स के अंदर ड्रग्स लिखी हुई हैं, ये आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं कहलाती, क्योंकि इनके पास वो रिंग नहीं होती। बाकी आपके पेनिसिलिन के, सेफलोस्पोरिन के, कार्बापेनम्स के और मोनोबेक्टम के पास वो रिंग होती है। सही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो भाई हाईलाइट करके यही लिखा हुआ है कि वैनकोमाइसिन की हम बात करने लगे हैं, जो कि आपके पास एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं है, लेकिन वो सेल वॉल इनहिबिटर है। सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है, लेकिन उसके पास वो रिंग नहीं है, तो इसलिए हम उसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं कह रहे। डन। अब सबसे पहले ना हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, जो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, मगर आई विल ट्राई टू मेक इट ईजी। पहले आप पिक्चर दिखाती हूँ, फिर हम इसकी डिस्कशन करते हैं। अब आप यहाँ पे आप नोट करो, आपको इस पार्ट में, एक मिनट, हाँ जी, तो आपको इन दो पार्ट्स में क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये ना आपके पास एक नॉर्मल सेल वॉल है, और ये वो सेल वॉल है जिसको वैनकोमाइसिन ने इनहिबिट कर दिया है, जिसकी वैनकोमाइसिन ने सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोट करो, अगर मैं आपको दिखाऊं अगेन, आपको पता है सेल वॉल कैसे बनी होती है? आपके पास एक शुगर की चेन होती है, दूसरी शुगर की चेन होती है, और उसके बीच में इस तरह करके अमाइनो एसिड्स और यू कैन से पेप्टाइड चेन्स लगी हुई होती हैं। शुगर है, शुगर है, फिर इस तरह करके पेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है। इस तरह करके आपकी जो सेल वॉल होती है वो कनेक्ट होती है। अब आपका वैनकोमाइसिन क्या करता है? वैनकोमाइसिन इन पेप्टाइड चेन्स के पास जाके इस तरह लग जाता है। तो क्या होगा, ये पेप्टाइड चेन्स जो होंगे वो शुगर के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, और ये जो पेप्टाइड चेन्स हैं वो आप नॉर्मल में चेक करो, ये एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट होती हैं। ना सिर्फ शुगर के साथ, बल्कि ये पेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट होती हैं। तो ये आपका उस कनेक्शन को भी ब्रेक कर देता है। तो वैनकोमाइसिन क्या करता है, ना ही पेप्टाइड चेन्स को शुगर के साथ कनेक्ट होने देगा, ना ही उनको आपस में कनेक्ट होने देगा। एज ए रिजल्ट आपकी जो सेल वॉल होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे भी अगर आप नोट करो तो क्या लिखा हुआ है कि ये आपका वैनकोमाइसिन है। ये जो पर्पल कलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वैनकोमाइसिन है। ये ड्रग बनाई इस तरह गई है कि पेप्टाइड चेन को अपने अंदर फिक्स कर लेती है। नोट करो, यहाँ पे फिक्स किया हुआ है ना, यस। और ये जो आपकी चेन है, इनको आप क्या बोलोगे? इनको आप बोलोगे पेंटापेप्टाइड। वो आप क्यों बोलोगे? वो आप इसलिए बोलोगे क्योंकि, नोट कर लो, 1 2 3 4 5 वैनकोमाइसिन हमेशा जो 5 पेप्टाइड, जिसके पास 5 अमाइनो एसिड होंगे, पेंटापेप्टाइड पे जाके लगेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोट करो 1 2 3 4, तो यहाँ पे वैनकोमाइसिन जाके नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे 4 आपके अमाइनो एसिड्स हैं। यहाँ पे नोट करो 1 2 3 4 5, तो हाँ, वैनकोमाइसिन यहाँ पे आके इनहिबिट कर सकता है। तो पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि वैनकोमाइसिन को क्या इंडिकेशन दी गई है कि उसने क्या करना है, उसने पेंटापेप्टाइड चेन के पास जाके इनहिबिशन करनी है, ठीक है। दूसरा ये क्या है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपके पास शुगर्स होती हैं, बेसिकली डाइसेक्राइड्स होते हैं, सही है। और साथ ही आपके पास ग्लाइसिन्स होती हैं। ये जो आप येलो कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। याद आपको क्या रखना है? पेंटापेप्टाइड्स को याद रखना है, ठीक है। ये आपके पास पेंटापेप्टाइड्स, सॉरी ये तो नहीं है, ये जो पेंटापेप्टाइड्स होती हैं, इनको जाके वैनकोमाइसिन इनहिबिट करता है। यहाँ पे भी आप देख लो, पेंटापेप्टाइड है, यहाँ पे भी पेंटापेप्टाइड है, सही है। ये आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब अगर हम नोट्स की तरफ चलें तो क्या लिखा है कि आपका ये जो वैनकोमाइसिन है वो क्या करता है, वो डी ए एल ए पेंटापेप्टाइड पे जाके बाइंड हो जाता है। पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। ये जो चेन मैंने आपको दिखाई है ना, ये चेन, ये मैं अब आपको ड्रॉ करके यहाँ दिखा रही हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, इसके ना कॉर्नर्स में यहाँ पे भी एलेनिन होता है, और यहाँ पे भी एलेनिन होता है। जिन्होंने बायोकेम पढ़ी उन्हें पता है एलेनिन क्या होता है। एलेनिन एक अमाइनो एसिड है, ठीक है।
और आपको पता है आपकी प्रोटीन अमीनो एसिड की बनी होती है, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा, चौथा एंड फिफ्थ अमीनो एसिड। दिस इज़ द रीज़न कि हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं DALA, हम इसको क्या कहते हैं, डी एला म्यूरामाइल पेंटापेप्टाइड। पेंटापेप्टाइड क्योंकि इसके पास ये पूरी की पूरी 5 अमीनो एसिड्स हैं और कॉर्नर में एलेनिन लगे हुए हैं दोनों, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, डी एला म्यूरामाइल पेंटापेप्टाइड। ठीक है? तो ये जो आपका वैनकोमाइसिन है, उसको ये एड्रेस दिया गया है कि आपने यहाँ जाके इन्हिबिशन करनी है और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन, जिसको आपका वैनकोमाइसिन इनहिबिट कर देता है। ये जो यहाँ पे हो रहा है ना, दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन, जिसको इनहिबिट कर दिया आपके वैनकोमाइसिन ने। ठीक है? चलें जी, और आगे चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि आपका ये जो भी वैनकोमाइसिन है, ये बाइंड हो जाएगा डी एल ए म्यूरामाइल पेंटापेप्टाइड के पास जाके और ग्लाइकोसाइलेशन को इनहिबिट कर देगा। ये वही ड्रॉ हुआ हुआ जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि एक साइड पे डी हो गया, डी होता है, वैनकोमाइसिन वहाँ के इनहिबिशन कर देगा। फिर यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि वो ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन को इनहिबिट करता है, जो कि ट्रांसपेप्टाइडेशन का पार्ट होती है। तो वो इनडायरेक्टली ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट कर देता है। सही है? तो वो भी आपकी सेल वॉल नहीं बनने दे रहा। अब अगर हम बात करें वैनकोमाइसिन को हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, इसका स्पेक्ट्रम क्या है? तो हम इसको यूज़ करते हैं मरसा के लिए। मैं लास्ट वीडियोज़ में बहुत बार बता चुकी हूँ मरसा क्या है। वो आपके पास स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया है जो कि मेथिसिलिन से रेज़िस्टेंट हो चुका है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेथिसिलिन रेज़िस्टेंट स्टेफ ऑरियस। वो बैक्टीरिया जो कि मेथिसिलिन से रेज़िस्ट हो चुका है, मेथिसिलिन उस पे काम नहीं कर पा रही, तो उसके लिए हम क्या दे देंगे? वैनकोमाइसिन को दे देंगे। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। जब आपने सेफ़ेलोस्पोरिन्स पढ़े थे वहाँ पे भी मैंने ये बताया था कि वहाँ पे आप मरसा को दे सकते हो। जो 5th जनरेशन थी उसको आप मरसा में यूज़ कर रहे थे। मरसा के अगेंस्ट बेसिकली आप उसको यूज़ कर रहे थे, ठीक है? इसके अलावा जो एक बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है एंटेरोकोकाई, आप उसके लिए भी वैनकोमाइसिन को दे सकते हो। ये सिर्फ़ ग्राम पॉज़िटिव्स के लिए दिया जाता है। जब माइक्रो आप पढ़ोगे यू विल गेट टू नो कि ग्राम पॉज़िटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं। स्टेफ ऑरियस होता है, इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। सही है? अच्छा, साथ-साथ आपके पास ना ये रिज़र्व ड्रग है फॉर दी क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल। ये एक बैक्टीरिया है, क्लॉस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया है, जिसके लिए आपने जो पहली ड्रग ऑफ चॉइस आपकी होती है ना, वो तो ये होती है मेट्रोनिडाज़ोल। लेकिन अगर इन केस कोई ये अवेलेबल नहीं है ये ड्रग, या तो फिर रेज़िस्टेंस डेवलप हो गई इस ड्रग के अगेंस्ट, तो फिर आपने रिज़र्व ड्रग के लिए एज़ रिज़र्व ड्रग क्या देनी है? वैनकोमाइसिन देनी है। सही है? तो आपकी चॉइस तो ये होनी चाहिए, बट अगर अवेलेबल नहीं है या फिर कोई और इश्यू है तो यू कैन गिव वैनकोमाइसिन, तो इसके अगेंस्ट वैनकोमाइसिन काम करती है। तो जी मरसा के अगेंस्ट, इंटेरोकोकाई के अगेंस्ट, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल के लिए एज़ अ रिज़र्व ड्रग हम इसको यूज़ करते हैं। समझ में आ गया आई होप। अब अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की कि वैनकोमाइसिन के अगेंस्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंस किस तरह डेवलप करता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि वीआरएसए और वीआरई की मीनिंग क्या होती है। तो अगर आप यहाँ पे नोट करो, वीआरएसए स्टैंड फॉर वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस। मीन्स आपका ये जो बैक्टीरिया है स्टेफ ऑरियस, वो रेजिस्ट हो चुका है वैनकोमाइसिन से। तो अब अगर आप किसी भी इन्फेक्शन ऑरियस की वजह से हुआ है और उसमें आप वैनकोमाइसिन दोगे, तो वो काम नहीं कर पाएगा वैनकोमाइसिन, क्योंकि स्टेफ ऑरियस ने, बैक्टीरिया ने अपने अंदर कोई ऐसा चेंज लेकर आ गया है जिसकी वजह से अब वैनकोमाइसिन उस पे काम नहीं कर पा रहा। तो अब जब आपका ऑरियस ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वीआरएसए बोलेंगे, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस। सिमिलरली एंटेरोकोकस, जब एंटेरोकोकस रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकस। एंटेरोकोकस भी अपनी सेल वॉल में ऐसी कोई चेंज लेकर आ गया है जिसके बाद वैनकोमाइसिन उस पे काम ही नहीं कर पा रही, रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है उसने। ठीक है? अब इन केसेस में आप क्या करोगे? वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस में और एंटेरोकोकस में आप क्या करोगे? इनको ट्रीट कैसे करोगे? तो उसके लिए आपने एक नई ड्रग बनाई है जिसका नेम है डेप्टोमाइसिन। तो जो भी आपके पास पेशेंट वैनकोमाइसिन से रेजिस्ट हो जाएगा उसको आप क्या दोगे? डेप्टोमाइसिन दोगे। और इसके लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, कि मायोपैथी करवा सकता है, मीन्स मसल्स के इश्यू करवाएगा। तो आपने क्या करना है, जब भी आप किसी पेशेंट को डेप्टोमाइसिन दोगे ना, आप उसके क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेस लेवल चेक करते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कोई मायोपैथी हो तो नहीं रही उस पेशेंट को। अगर आप हो रही होगी तो आप डेप्टोमाइसिन को भी स्किप करवाओगे।
समझ में आ गया? तो आपको वैनकोमाइसिन में तो मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है और अभी और भी देने लगी हूँ। लेकिन डेप्टोमाइसिन से आपको बस ये याद रखना है कि जो भी आपके पास बैक्टीरियाज़ वैनकोमाइसिन से रेज़िस्ट हो जाते हैं, उनको डेप्टोमाइसिन दी जाती है और डेप्टोमाइसिन का एडवर्स इफ़ेक्ट होता है कि वो मायोपैथी करवा देती है। इसलिए आपने क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस लेवल मेंटेन करके रखने होते हैं ब्लड में उस पेशेंट के। समझ में आ गया? आई होप। अब देखें अगर हम के रेजिस्टेंस कौन-कौन डेवलप करता है, तो वीआरएस से आपका स्टेफ ऑरियस, वीआरई आपका एंटेरोकोकस डेवलप करता है वैनकोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है? अब रेजिस्टेंस डेवलप किस तरह होती है? सेल वॉल में चेंज क्या आता है? वो क्या है कि आपका जो डीएलए है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द डी-लैक्टेट, मीन्स आपको समझाती हूँ पिक्चर से। अब अगर आप यहाँ पे नोट करो मैंने आपको बताया था कि आपके पास 5 अमीनो एसिड की चेन होती है जिसको आप पेंटापेप्टाइड कहते हो और 7 कॉर्नर्स में एएलए लगा होता है। तो आप इसको क्या कहते हो? डीएलए डीएलए म्यूरामाइल पेंटापेप्टाइड, ठीक है? अब आपके वैनकोमाइसिन का ये एड्रेस है कि यहाँ जाके आपने इन्हिबिशन करनी है। अब बैक्टीरिया ने क्या करा, बैक्टीरिया ने ना इस पार्ट को रिमूव किया और यहाँ पे डीएलए की जगह उसने डी-लैक्टेट लगा लिया, ठीक है? अब ये डी-लैक्टेट लग चुका है, कलर चेंज करते हैं। डी-लैक्टेट लग चुका है यहाँ पे और सिमिलरली यहाँ पर भी उसने ऐसा ही करा है। अब जब वैनकोमाइसिन आएगा तो वो इस चेन को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका एड्रेस तो डीएलए डीएलए है। इसलिए वो लैक्टेट वाली जो आपकी चेन होगी उसको छोड़ के चला जाएगा और इस तरह वो बैक्टीरिया को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। ये जो प्रोसेस हो रहा होगा ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन का वो इनहिबिट नहीं हो पाएगा और आपका वैनकोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। ठीक है? इस पिक्चर में भी देख लो, ये पिक्चर है, आपको यहाँ पे एलेनिन एलेनिन होता है तो आपका वैनकोमाइसिन आता है। लेकिन बैक्टीरिया ने यहाँ पर एलेनिन की जगह लैक्टेट को अगर इंसर्ट कर लिया तो अब आपका ये जो वैनकोमाइसिन है ये आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएगा और वो इस चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन पे चला जाएगा। इस तरह करके आपका जो वैनकोमाइसिन है वो ये जो इन्हिबिशन का प्रोसेस है इसको नहीं कर पाएगा। ओके? तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन थी जो कि मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दी कि डीएएलए को रिप्लेस कर लेते हैं बाय द डी-लैक्टेट, उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होती है। करता कौन है? स्टेफ ऑरियस करता है और एंटेरोकोकस करता है। तभी हम उन्हें क्या कहते हैं? वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस और वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकस। डन? हम इसको आईवी देते हैं, ठीक है? ये ओरली एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, इसलिए हम इसको नहीं देते। लेकिन अगर क्लॉस्ट्रिडियम का इन्फेक्शन है, अगर ये वाला इन्फेक्शन है, तो आपने इसको ओरली दे देना है, क्योंकि क्लॉस्ट्रिडियम का इन्फेक्शन आपकी जीआईटी में हुआ होता है। अगर ये एब्ज़ॉर्ब नहीं भी हो रहा, तो ये वहाँ पे स्टे करेगा, वहाँ पे आपका क्लॉस्ट्रिडियम को भी किल कर देगा, सही है? तो वैसे तो आपने इसको आईवी देना है, लेकिन क्लॉस्ट्रिडियम का इन्फेक्शन क्योंकि आपकी जीआईटी में ही होता है और ये ओरली एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाती, तो ड्रग भी जीआईटी में ही रहेगी। तो इसलिए क्लॉस्ट्रिडियम के इन्फेक्शंस में आप वैनकोमाइसिन को दे सकते हो। वैसे आपने इसको आईवी देना है। ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। किडनी से एलिमिनेट होती है। अब अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, ये यहाँ पे लिखा है ना रेडमैन सिंड्रोम, ये आपका पास्ट पेपर है, बहुत पूछा जाता है कि रेडमैन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो यू शुड नो वैनकोमाइसिन की वजह से होता है। मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ, उससे आपको याद रहेगा, ठीक है? तो अब होता क्या है रेडमैन सिंड्रोम में, आप ये पिक्चर अगर याद रखोगे, तो आपको ये एडवर्स इफ़ेक्ट याद रहेगा। आपका ये जो वैनकोमाइसिन है ना, ये क्या करता है, ये कोई ट्रू एलर्जी नहीं है, लेकिन वैनकोमाइसिन क्या करता है, मास्ट सेल होते हैं ना, ये आपके एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये वहाँ चला जाता है और उनके पास जाके हिस्टामिन का रिलीज़ करवा देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वेज़ोडाइलेशन होगी और इस तरह करके वो जो ओवरऑल जो पेशेंट होगा ना, उस पे आपको रेड रैशेज़ सी अपीयरेंस मिलेगी। तो आप उसको और भी सारे सिम्पटम्स होते हैं, लेकिन इतना आपको डिटेल में जाने की नीड नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि जो रेड मैन सिंड्रोम होता है, वो वैनकोमाइसिन की वजह से होता है। वो मास्ट सेल के पास जाके हिस्टामिन का रिलीज़ करवा देता है, बस। ठीक है? तो यही बात यहाँ पे मेंशन थी एडवर्स इफ़ेक्ट में जी, कि ये आपका रेडमैन सिंड्रोम करवा देता है। इसके अलावा ऑटोटॉक्सिसिटी मीन्स आपको हियरिंग इश्यूज़ होंगे और नेफ्रोटॉक्सिसिटी किडनी के अंदर भी इश्यू आएगा, सही है? तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब आप यहाँ पे नोट कर लो, चीज़ों को याद करना सीखो। किडनी के अगर आप नोट कर रहे हो कि एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है कि किडनी में इश्यू हो रहा है, तो आपने इसको जो रीनल पेशेंट है उनके अंदर नहीं देना, सही है? उन्हें आपने वैनकोमाइसिन सजेस्ट नहीं करनी। अगर किसी को ऑलरेडी हेयरिंग का इश्यू है तो भी आपने वैनकोमाइसिन नहीं देनी, सही है? और बाकी रेडमैन सिंड्रोम करवाता है ये। तो वी आर डन विद वैनकोमाइसिन। ओके जी, बस हमारी अब लास्ट ड्रग रहती है जिसका नेम है बेसिट्रेसिन। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। आपको पता है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन्स चेन होती हैं वो कितना इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर है आपकी सेल वॉल का। कितना इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है, अगर पेप्टाइडोग्लाइकेन्स नहीं होंगे तो सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ये बेसिट्रेसिन क्या करती हैं, उसी के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है? अब जब आपके पेप्टाइडोग्लाइकेन्स ही सेल वॉल में नहीं होंगे तो सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो सकती।
समझ में आ गया? बेसिट्रिसन ने आपके पेप्टाइड और ग्लाइकेन्स को, आपके मेन इंग्रीडिएंट को ही उन्होंने ब्लॉक कर देना है। सही है? अब अगर हम बात करें यूज़ की, तो आप कहाँ यूज़ करते हो? पॉज़िटिव कोकाई, ये जो बैक्टीरियाज़ होते हैं इनके लिए यूज़ करते हो। और एक पॉज़िटिव कोकाई होता है, उसका नेम होता है स्टेफ ऑरियस। ये ना आपके स्किन में लीजन्स करवा देता है, ठीक है? स्किन में ये डिफरेंट टाइप के लीजन्स करवा देगा। तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसके लिए टॉपिकल यूज़ के लिए बेसिट्रिसन को प्रिस्क्राइब करना है। टॉपिकल का मीनिंग होता है स्किन पे अप्लाई करके, ठीक है? तो स्किन लीजन्स हो रहे हैं ना, तो आप स्किन पे अप्लाई करने के लिए बेसिट्रिसन के जो ऑइंटमेंट होते हैं वो आप दे सकते हो, ठीक है? अब अगर हम बात करें एडवर्स इफ़ेक्ट की, तो ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है, मीन्स आपकी ये जो बी इन शेप किडनी होती है, उसके लिए इश्यूज़ क्रिएट करेगा। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए।